दोस्तों, कई बार क्राइम करते हुए क्रिमिनल ये सोचता है कि हम चालाकी से क्राइम करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, हम बच जाएंगे। लेकिन वो हमेशा अनजान रहते हैं और ये नहीं जानते कि क्राइम हमेशा क्रिमिनल को पकड़वाता ही है। क्योंकि क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसके पास कुछ तरीके होते हैं क्राइम करने के। लेकिन जिन पुलिस वालों के पास वो जाता है और जिन पुलिस वालों के पास ये केस जाता है, उनके पास 1000 तरीके होते हैं केस सॉल्व करने के। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्रिमिनल ने बहुत कोशिश की कि वो पकड़ा ना जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और आखिर में क्रिमिनल पकड़ा ही जाता है। और जब क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि कानून के रखवाले ही अगर क्राइम करने लग जाएं तो फिर बताइए, भरोसा तो उठना वाजिब है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही साथ कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके कमेंट्स के जवाब वीडियो के लास्ट में ज़रूर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि क्राइम की एक आखिर कहानी है क्या। एडवोकेट मनमोहन कुमार की पंचकुला अदालत में अच्छी प्रैक्टिस चलती थी। परिवार में उसकी पत्नी रजनी के अलावा 2 बेटे 9 वर्षीय निखिल और 7 वर्षीय तन्मय थे। मनमोहन कुमार पंचकुला के सेक्टर 19 में रहता था और उसके माता पिता भी साथ ही रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। लेकिन उस दिन एक अलग सी चिंता वाली बात हो गई। 16 जनवरी 2018 की सुबह मनमोहन रोजाना की तरह तैयार होकर घर से अदालत के लिए निकला। रजनी घर पर ही थी। उसने अपने दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया और इसके बाद वह अपने रोज़मर्रा के कामों में जुट गई। बड़े बेटे ने कहा था कि आज पनीर की सब्जी खाएगा, तो रजनी ने भी पलट कर कह दिया कि वह उसकी मनपसंद सब्जी बनाकर रखेगी। लेकिन दोपहर बाद 2:45 बजे जब बच्चे स्कूल से लौटे तो उनकी माँ घर पर नहीं थी। बच्चों के दादा ने उनसे कहा कि रजनी बाजार गई होगी और थोड़ी देर में लौट आएगी। इसी बीच बड़े बेटे निखिल ने पिता को फ़ोन करके इस बारे में बताया। मनमोहन ने भी सहज भाव से कह दिया कि किसी काम से गई होगी, लौट आएगी। 1 घंटे बाद मनमोहन ने घर पर फ़ोन करके पत्नी के बारे में पूछा। पता चला कि रजनी अभी तक वापस नहीं लौटी और यह जानने के बाद वह अपना काम छोड़कर लौट आया। उसने इस बारे में पहले पिता से बात की और फिर कई जगह फ़ोन करने के अलावा यहाँ वहाँ पत्नी की तलाश की, लेकिन रजनी के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं दे सका। अंततः मनमोहन ने रात में थाना सेक्टर 20 जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। वह बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था और बात बात पर उसकी आंखें भर आती थी। शिकायत एक वकील की ओर से की गई थी और पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर गुमशुदा की फ़ोटो फ्लैश करके कार्यवाही शुरू कर दी। रजनी की तलाश में तमाम संभावित जगहों पर पुलिस पार्टियां भेज रही थी। पुलिस ने भागदौड़ में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पुलिस भी रजनी का कोई सुराग हासिल न करने में कामयाब नहीं रही। देखते देखते रजनी को गायब हुए 4 दिन गुजर गए। पुलिस को उसे ढूंढने में कोई कामयाबी नहीं मिली। मनमोहन भी पत्नी को तलाशता रहा, लेकिन उसकी भागदौड़ किसी काम की नहीं रही। इसके बाद हताशा का शिकार होने लगा था। बात करते हुए लगता था जैसे वह अभी रो देगा। 20 जनवरी को पुलिस को आंशिक सफलता तब मिली जब पंचकुला के सेक्टर 25 स्थित डंपिंग ग्राउंड के पास से रजनी की एक जूती बरामद हुई। मनमोहन को बुलवाकर जूती की शिनाख्त करवाई गई तो यह संदेह पुख्ता होने लगा कि संभवतः रजनी की हत्या करके उसके शव को डंपिंग ग्राउंड में दफना दिया गया होगा। आनन फानन में पंचकुला पुलिस की एक टीम और फॉरेंसिक टीम ने वहां संभावित जगहों की खुदाई करवानी शुरू कर दी। यह खुदाई शिकायतकर्ता मनमोहन के सामने शुरू की गई। अपने कुछ कनिष्ठ अधिकारियों के साथ पंचकुला के डीसीपी मनवीर सिंह भी मौके पर मौजूद थे। खुदाई के लिए जेसीबी मशीन का उपयोग किया गया। 3 फुट गहरी खुदाई होने पर कपड़े में लपेट कर दबाया गया एक शव दिखाई दिया। सबको लगा कि वह शव
वकील मनमोहन की गुमशुदा बीबी रजनी का होगा। और इससे अजीब किस्म की सनसनी सी फैलने लगी। मनमोहन ने शव देखने से पहले ही फफक फफक कर रोना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद यह रहस्य से पर्दा भी उठ गया। रहस्य यह था कि वह शव किसी महिला का ना होकर एक कुत्ते का था। इस बात से वहाँ सनसनी में और इजाफा हो गया और इसकी वजह यह थी कि कुत्ते के शव को जिस कपड़े में लपेट कर दफनाया गया वह रजनी का दुपट्टा था। मनमोहन परेशान तो पहले से ही था। यह सब सामने आने पर वह बदहवास सा हो गया। पहले तो वह फूट फूट कर रोया, फिर चीख चीख कर कहने लगा कि किसी ने षड्यंत्र रचकर उसकी पत्नी को गायब कर दिया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई के लिए कुत्ते का शव कब्जे में लेकर खोदी गई जगह पर मिट्टी भरवा दी। दूसरी ओर पुलिस रजनी के मोबाइल नंबर से जुड़ी कॉल डिटेल्स खंगालने का प्रयास कर रही थी। इस प्रयास में पुलिस के सामने यह बात आई कि उसके नंबर पर जिस नंबर से ज़्यादा कॉल्स आई थी वह मोनिका के नाम से सेव था। मनमोहन ने इस बारे में बताया कि मोनिका उसकी पत्नी रजनी की सहेली है और अलीगढ़ की रहने वाली है। दोनों अक्सर एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करती रहती हैं। पुलिस ने इस नंबर पर फ़ोन करके मोनिका से बात की। उसने बताया कि वह मूल रूप से अलीगढ़ की रहने वाली है, लेकिन इन दिनों चंडीगढ़ के कस्बे मनी माजरा में रहकर अपना ब्यूटी पार्लर चला रही है। उसने बेझिझक पुलिस को अपना पता भी दे दिया और पुलिस ने उसके ब्यूटी पार्लर पर पहुंचकर उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। पूछताछ में मोनिका जरा भी नहीं घबराई। उसने पूरे आत्मविश्वास से पुलिस को बताया कि मेरी बहन की अपनी पति संदीप के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, जबकि संदीप निहायत ही भला आदमी है। आखिर मेरी बहन और जीजा के बीच तलाक लेने की नौबत आ गई। मेरे जीजा ने अपना केस लड़ने के लिए वकील मनमोहन कुमार को नियुक्त किया था। मनमोहन जी बहुत भले और मिलनसार व्यक्ति ही नहीं निकले, बल्कि उनकी पत्नी इन सब में उनसे भी बढ़ चढ़ कर थी। अपने जीजा के साथ मैं भी उनके यहाँ चली जाती थी और इस वजह से मेरी उनसे पहचान हुई और फिर रजनी दीदी से पक्की दोस्ती हो गई। हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करती रहती थी। अब दीदी के गायब होने का पता चला है। मैं तो खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि इस तरह अचानक वह कहाँ चली गई। इन लोगों की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। दोनों खूब हंसमुख हैं। पति पत्नी के बीच कभी कोई मनमुटाव भी हुआ हो, ऐसी तो कोई बात सामने आई ही नहीं। दोनों का अपने बच्चों से भी बहुत लगाव है, मोनिका ने पुलिस को बताया। यह बताने के बावजूद मोनिका खुद पुलिस के संदेह के दायरे में आ गई और इसकी वजह यह कि उससे इतना कुछ पूछा ही नहीं गया था जितना वह बताने लगी हुई थी। लेकिन एक बात उसके हक में जा रही थी। रजनी के गायब होने से पहले उसके मोबाइल नंबर पर जो अंतिम कॉल आई थी वह मोनिका की नहीं थी। यह कॉल किसी अज्ञात नंबर से आई थी। रजनी ने यह नंबर सेव नहीं कर रखा था। पुलिस ने उस नंबर का पता लगा लिया। वह नंबर एक रिक्शा चालक का था। पूछताछ करने पर उसने बताया कि 16 जनवरी को दिन के 10 से 10:30 बजे वह अपना रिक्शा लेकर कहीं जा रहा था। तभी उसे रास्ते में रोककर एक युवती ने उससे पूछा कि क्या उसके पास मोबाइल है। उसके हाँ कहने पर युवती ने कहा कि वह अपना मोबाइल घर भूल आई है। फिर उसने पैसों का लालच देकर उसके फ़ोन से एक कॉल करने को कहा। उसने अपना मोबाइल युवती को दे दिया। वह नहीं जानता था कि उस युवती ने उसके फ़ोन पर किससे क्या बात की थी। रिक्शा चालक को ले जाकर जब मोनिका के सामने खड़ा किया गया तो उसने उसे पहचानते हुए कहा, जी हाँ, यही मेम साहब थी जिन्होंने मेरे फ़ोन से बात की थी। इस पर पुलिस मोनिका को संदिग्ध मानते हुए थाने लेकर आ गई और वहीं उसके मोबाइल पर उसके जीजा संदीप का फ़ोन आ गया। उस वक्त वह सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन के प्रभारी विकास कुमार के ऑफिस में बैठी थी। उससे मनोवैज्ञानिक पूछताछ का सिलसिला शुरू होने ही जा रहा था कि उसके जीजा का फ़ोन आ गया तो मोनिका के जरिए संदीप की लोकेशन मालूम कर ली गई। उस वक्त वह पंचकुला में ही था। एक पुलिस पार्टी जाकर उसे भी राउंड अप कर लाई। थाने में दोनों से पूछताछ शुरू हुई तो दोनों ने रजनी का कत्ल करने की बात मानते हुए सीधे सीधे कह दिया कि भले ही रजनी को मौत के घाट उन दोनों ने उतारा था, लेकिन उसकी लाश को अंतिम रूप से ठिकाने लगाने का काम खुद रजनी के पति एडवोकेट मनमोहन कुमार ने किया था। यहाँ तक कि इस खूनी साजिश को रचा भी मनमोहन ने ही था। 27 जनवरी 2016 की बात है। मोनिका और संदीप की
थाने में विधिवत गिरफ्तारी दिखाने के बाद उसी दिन पंचकुला के सूरत थिएटर के पास से वकील मनमोहन को भी पकड़ लिया गया और तीनों को 1 सप्ताह की कस्टडी रिमांड में लेकर गहन पूछताछ की गई। इस पूछताछ में इन लोगों ने पुलिस को जो कुछ बताया उससे रजनी के गायब होने से लेकर उसके कत्ल तक की सिलसिलेवार गाथा कुछ इस तरह सामने आई। मोनिका का जीजा पेशे से ट्रक ड्राइवर था। पत्नी की अपेक्षा वह अपनी साली को ज़्यादा पसंद करता था और इसी वजह से पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ गई थी और मामला तलाक तक जा पहुंचा था। इसी सिलसिले में संदीप की मुलाकात पंचकुला के वकील मनमोहन कुमार से हुई थी। चूँकि संदीप पंचकुला में रहता था और मोनिका मनी माजरा में, इसलिए दोनों की अक्सर मुलाकातें होती रहती थी। और वैसे भी पंचकुला और चंडीगढ़ का कस्बा मनी माजरा एक दूसरे से सटे हुए हैं। संदीप मोनिका को बहुत सुलझी हुई और समझदार मानता था। इसी वजह से वह वकील मनमोहन के पास जाते वक्त अक्सर उसे अपने साथ ले जाया करता था। मोनिका भी उनकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए कभी कभार अपनी सलाह दे देती थी, जिससे वकील मनमोहन अक्सर सहमत हो जाया करते थे। एक रोज़ मोनिका और मनमोहन की कुछ इस अंदाज में आंखें चार हुई कि दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। मेल मुलाकातें होने लगी और आखिर एक ऐसी स्टेज आ गई जब यह तय हो गया कि मनमोहन अपनी पत्नी को तलाक देकर मोनिका से शादी कर लेगा। मोनिका पहले ही कुंवारी थी। रजनी किसी पतिव्रता नारी से कम नहीं थी। उसे कितना भी परेशान कर लिया जाता, वह तलाक के लिए कभी राजी नहीं होती। इस सिलसिले में मनमोहन ने हर तरह से हथकंडे अपना लिए, मगर बात बनती नजर नहीं आई। आखिर रजनी को रास्ते से हटाने के लिए उसे मौत के घाट उतारने की योजना बनाई गई। मोनिका और मनमोहन तो इस योजना का हिस्सा थे ही। संदीप को भी 1.5 लाख रुपयों का लालच देकर योजना में शामिल कर लिया गया। योजना के तहत मोनिका किसी न किसी काम के बहाने मनमोहन के घर जाने लगी। वहाँ उसकी मुलाकात रजनी से हो गई। उसने रजनी से घनिष्ठता बढ़ाने में देर नहीं लगाई और जल्दी ही दोनों पक्की सहेलियां बन गई। दोनों फ़ोन पर भी आपस में खूब बातें करने लगी। कई बार एक साथ शॉपिंग करने भी चली जाती थी। मोनिका रजनी की खूब खातिरदारी भी करती थी और वह उसे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाकर ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाया करती थी जिससे रजनी की तबीयत खुश हो जाए और फलस्वरूप उसे मोनिका एक बहुत अच्छी और हितैषी लगने लगी। एक बार रजनी ने बताया कि उसके पास एक साड़ी है जिससे मैच करता पेटीकोट और ब्लाउज नहीं मिल पा रहा है। उसकी बात सुनकर मोनिका ने छूटते ही कहा, इतनी सी बात के लिए परेशान होने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हें एक ऐसी दुकान पर ले जाऊंगी जहां सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। जब भी उस तरफ जाना हुआ मैं तुम्हें साथ ले चलूंगी। योजना के तहत जिस मौके का मोनिका को इंतज़ार था वह उसके सामने था। उसने इस बारे में संदीप और मनमोहन से बात की। मनमोहन शुरू से ही उन्हें कहता आया था कि उसकी बनाई योजना के चलते रजनी को मौत के घाट उतार देने पर भी कभी नहीं फंसेंगे और अगर बुरी किस्मत के चलते फंस भी गए तो भूल कर भी पुलिस के सामने मेरा नाम नहीं लेना। आखिर तुम लोगों को बचाना तो मुझे ही है। वैसे तुम लोगों को यह भी बता दूं कि अगर तुम अपने काम में सफल हो गए तो मैं रजनी की लाश को वहाँ पहुँचा दूँगा जहाँ उसे कभी कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। संदीप और मोनिका तो पहले से ही वकील मनमोहन से प्रभावित थे। उनकी नज़र में उस जैसा चतुर दूसरा कोई नहीं हो सकता। योजना को अंतिम रूप देते हुए 16 जनवरी को दिन के 10:30 बजे मोनिका ने एक रिक्शा चालक से उसका फ़ोन लेकर रजनी को कॉल करके सेक्टर 216 में एक जगह बुलवाया। बनाई गई योजना के तहत मोनिका अपना मोबाइल फ़ोन पहले ही चंडीगढ़ में किसी के पास छोड़ आई थी। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि अगर पुलिस उस पर शक करने भी लगे तो घटना के वक्त उसकी फ़ोन की लोकेशन चंडीगढ़ की आए। खैर, करीब 1.5 घंटे बाद रजनी उस जगह पहुंच गई जहां पहुंचने के लिए मोनिका ने कहा था। मोनिका उस वक्त अपनी कार में थी जिसे संदीप चला रहा था। रजनी के आने पर मोनिका ने उसे कार में पिछली सीट पर बिठाया और खुद भी अगली सीट से उठकर पीछे उसकी बगल में आकर बैठ गई। बैठते ही रजनी के साथ लाए लिफाफे में से साड़ी निकालकर मोनिका को दिखानी शुरू कर दी, जिसने उसे उलट पलट कर देखते ही कहा, इस साड़ी से मैच करता पेटीकोट ब्लाउज तो उस दुकान में बड़े आराम से मिल जाएगा।
इसके बाद दोनों इधर उधर की बातों में मशगूल हो गई, जबकि संदीप कार को एक वीराने में ले गया। वहां पहुंचकर मोनिका ने रजनी की नज़र बचाते हुए पहले तो उसका सेलफोन उठाकर स्विच ऑफ कर दिया और फिर कार के शीशे से बाहर की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा, वो देखो कितना खूबसूरत बंदरों का जोड़ा है। उस वक्त रजनी का चेहरा सामने की तरफ था। मोनिका की बात सुनकर उत्सुकतावश वह भी अपना चेहरा घुमाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी मोनिका ने बड़ी तेजी से अपने साथ लाई नायलॉन की रस्सी रजनी के गले में लपेटते हुए कस दी। रजनी छटपटाने लगी तो संदीप ने कार रोककर वहीं से पीछे घूमकर उसके घुटने दबा लिए। कुछ देर छटपटाने के बाद रजनी शांत हो गई। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे और वहीं पास में डंपिंग ग्राउंड था, जहां उन्होंने शव को गिराकर उस पर कचरा डाल दिया। इसके बाद उन्होंने इस बारे में मनमोहन को बताया, जिससे 2 लाख में सौदा तय करके मध्य प्रदेश से 2 बदमाश बुलाए तो रजनी का शव निकालकर अपने साथ ले गए। उसकी जगह उन्होंने एक कुत्ता मारकर रजनी के दुपट्टे में लपेटा और वहां थोड़ी ज़्यादा गहराई में दफना दिया। वहीं पास में ही रजनी की एक जूती गिरा दी गई। एक ज़बरदस्त योजना के तहत इस अपराध को पूरी सफाई से अंजाम दिया गया था। तीनों को अपने पकड़े जाने का अंदेशा नहीं था, मगर तीनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए और पूछताछ के वक्त की गई सख्ती के आगे सच्चाई को छुपा नहीं पाए। कथा तैयार करने तक तीनों अभियुक्त न्यायिक हिरासत अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद थे। रजनी का शव बरामद करना तो दूर, पुलिस शव को पंचकुला के डंपिंग ग्राउंड से निकाल कर ले जाने वाले बदमाशों तक पता लगाने में असफल रही। पंचकुला पुलिस के इतिहास का यह पहला केस माना जा रहा है जिसमें कत्ल हुआ, कातिल भी पकड़े गए और पुलिस के सामने उन्होंने अपराध भी स्वीकार किया, लेकिन मकतूल की लाश बरामद नहीं की जा सकी। तो दोस्तों, ये है दिल दहला देने वाली एक फिर से कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आज चूँकि थोड़ा सा समय का अभाव भी है और मेरे पास आपके कमेंट्स भी नहीं हैं, हाँ मेल्स ज़रूर हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं कल आपके कमेंट्स और मेल्स दोनों को जवाब ज़रूर दूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।